गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर की कुछ रिकैप ले लेते हैं स्टार्टिंग थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक में आपको जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं उसको आपको थोड़ा रिकैप कराना चाहता हूं। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे वहां पर आपके पास पहले क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, वैसे ही आपके पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हमने पहले पढ़ रखा है, बता रखा है आपको। डेफिनेशन शायद मैंने आपको प्रॉपरली वहां नहीं लिखवाई थी, तो आप यहां से लिख सकते हो। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली at the interface of two different transparent media means जब भी लाइट रे फॉल करती है ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर तो क्या करेगी, वो वहां से पास हो जाएगी। तो जब वो पास होगी तब क्या होगा, तब वहां पर चेंज इन डायरेक्शन होगा। चेंज इन डायरेक्शन कैसे होगा ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो में भी बताऊंगा आपको, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास डेफिनेशन है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास है, द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट while passing through टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। जब भी कभी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडिया से पास होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पर चेंज इन स्पीड होती है। चेंज इन स्पीड होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन फिनोमिना हमें देखने में मिलता है। और जब चेंज इन स्पीड की बात आती है तो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि टू टाइप्स के हम मीडियम को डिफाइन करेंगे, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो होता है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपकी ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम होती है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, डेंसर। डेंसर का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम हो जाएगी। और आपको ये दो रूल हमेशा हमेशा याद रखने हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम then angle I stands for angle of incidence and angle R stands for angle of refraction. Then angle I is greater than angle R, and when ray of light coming from denser medium and going to rare medium, then angle I is less than angle R. ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये आपके पास आ सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको क्लियर हो गया, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया। फिर आता है आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, फिर भी रिकैप ले लेते हैं उसका। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, विच इज सेम एज दैट ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ में यहाँ पर चेंज है। सेकेंड लॉ में आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, सिंपल था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहां पर आपके पास क्या रहने वाला है, ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन आर इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीन्स साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि अगर आपको दो पेयर दिए हुए हैं, एक मीडियम दूसरा मीडियम, उस मीडियम के लिए जो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू होगी दैट इज एन वैल्यू, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो यहां पर स्टार्ट हो गया। ध्यान से देखो, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन। एन स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसीलिए मैंने आपको इस सारा का सारा रिपीट किया है, ताकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट होने से पहले ये पता लग जाए कि इसका रूट क्या है, कहां से आया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टर्म है ये कहां से आई है, आपकी स्नेल्स लॉ से आई है, या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से आई है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए था, और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए था, आज के इस टॉपिक को प्रॉपरली समझने में, अंडरस्टैंड करने में। क्लियर है? तो चलिए हम अब शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको आइडिया हो चुका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से आई। फर्स्ट टाइम जो अगर आप बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पर सुनने को मिलता है, तो कहां पर सुनने को मिलता है आपको, स्नेल्स लॉ में।
अब हम इसे प्रॉपरली समझेंगे, ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपरली समझेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके लिए सबसे पहले एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं। कंडीशन एज्यूम कैसे करेंगे, सपोज करो ये है आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम 2, ठीक है, और ये आपके पास है मीडियम 1, क्लियर है। इसे हम मान लेते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इसे मान लेते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये है हमारे पास इंसिडेंट रे आई, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। अब होना क्या चाहिए, ध्यान से, सबको पता है क्या होना चाहिए, ये हमारे पास बनेगी नॉर्मल रे, क्लियर है। अब अगर ये एक मिरर होता तो रिफ्लेक्शन होता, रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम दिया हुआ है और कंडीशन क्या है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इस केस में क्या होता है आपको पता है, आपको बता रखा है, रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। इसको समझने की कोशिश करो, ये आपके पास है इंसिडेंट रे, इस इंसिडेंट रे को इस तरह से चले जाना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड पाथ है, इसे इस तरह से चले जाना चाहिए था, ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं इससे। लेकिन हुआ क्या, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की साइड बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। क्यों हो गई, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, और सबसे पहला रीजन बन जाएगा चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, और दूसरा रीजन बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका किससे रिलेट करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करेगा। और जो और इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 2 मीडियम के लिए निकाला जाएगा, 2 मीडियम के लिए निकाला जाएगा। इसीलिए यहां पर एक टर्म यूज होती है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलना आपने, क्या बोलना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने ये टर्म बोलनी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म हम निकालते हैं किसी मीडियम के लिए विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन अनदर मीडियम। जैसे यहां पर अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इस कंडीशन पर अप्लाई किया जाए तो इसे कैसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा N21। N21 का मतलब यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। N21 कैसे लिखा जाएगा, इसे N21 लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैसे लिखा जाता है, N21। और इसकी जब डेफिनेशन बनेगी या इसका फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, विद रिलेट टू या विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनता है या इसकी डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2, or you can say speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। तो ये है आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम यूज करेंगे, और उसके लिए यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन पर यूज करेंगे। तो जैसे मान लो सपोज करो हमने एक कंडीशन मान ली, लेट कर दिया, सपोज कर दिया दिस, इस तरह से मीडियम 1 मीडियम 2, मीडियम 1 रेयर है, मीडियम 2 डेंसर है, व्हेन लाइट गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बन जाता है आपके पास एंगल आई, ये बन जाता है आपके पास एंगल आर, और हमें निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, और यू कैन से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 मीडियम्स के लिए निकाला जाता है, यानी कि मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
ओके, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला आपके पास ये बनता है और डेफिनेशन भी इसकी फॉर्मूले के कोरस्पॉन्डिंग बन जाएगी। कैसे बनेगी, यहां पर इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। कहां बनाए, यही बना लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to the speed of light in medium 2। इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर हो गया आपको बातें? तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यू कैन से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब अगर आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहते हो, जैसे मान लो आप इसे लिखना चाहते हो इस तरह से N12, तो इसमें आप चेंज कर दोगे, ये बन जाएगा आपका V2 बाय V1। इस तरह से V2 बाय V1, इस तरह से आपका फॉर्मूला बन सकता है। आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हो तो पहले आएगा velocity of speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें अगर आप कंफ्यूज होगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो इसको ध्यान कैसे रख सकते हो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 1 एरो लेफ्ट टू राइट और यहाँ पर एरो 2 1 डाउन अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट और अपवर्ड। इस तरह से किसी भी तरह से आपको याद रखना है। ये आपका खुद का टास्क है, इसे आपने खुद ब खुद अपने हिसाब से ही याद रखना है। क्लियर होगी बात ये? तो हमने यहाँ पर क्या करा, N21 और हमें N12 की वैल्यू हमें यहाँ पर पता लग गई है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है, वैसे ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आ भी जाए तो कैसे आएगा, आपके पास सीधा पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन N21 एंड N12। अगर आपके पास रीजन बुक है तो आपको ये रीजन बुक में इससे नेक्स्ट टॉपिक ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? अगर आपके पास रीजन बुक है तो इससे नेक्स्ट टॉपिक आपको ये मिलने वाला है। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा रिलेशनशिप बिटवीन, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन N21 एंड N12, इस तरह से। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, सिंपल इसके लिए आप यूज करोगे वी नो दैट N21 is equal to V1 by V2 and N12 is equal to V2 by V1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय राइट हैंड साइड। तो क्या होगा, N21 into N12 is equal to V1 V2 V2 V1। V2 से V2 कट जाएगा, V1 से V1 कट जाएगा, आपके पास आएगा N21 into N12 is equal to 1। और यहां से क्या आएगा, N21 is equal to 1 by N12। ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया और ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल में क्या होगा, सपोज करो आपके पास आ जाएगा, पहले आप ये वाला इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और ये समझने की कोशिश करो कि N21 is equal to 1 by N12। ठीक है, आपको ये समझना है, ये 1 2 क्या है, ये मीडियम को शो कर रहा है। कौन से मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे भी हमने यहाँ पे पहले करके दिखाया था ना आपको, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। इस पार्ट को, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इसके ऊपर अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन मींस इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से देखो। सपोज करो आपके पास 2 मीडियम दे दिए, जैसे ग्लास टू डायमंड। आपके पास दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू GLASS, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, क्योंकि डायमंड भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड इज 3/4। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे what will be the refractive index of diamond with respect to glass, आपसे ही पूछ लेंगे। और बच्चे सोचेंगे कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। बच्चे क्या सोचेंगे, ये मुश्किल क्वेश्चन है, जबकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप कैसे लिखोगे, इस क्वेश्चन में आपको पता है कि अगर आपको, जैसे मान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड,
आपको दिया गया 3/4, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या करना है आपको, जस्ट उसका 1/, देखो यहाँ पे 1/, वैल्यू कर देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा एन जी डी, तो यहाँ पर होगा 4/3 और आपका आंसर आ जाएगा सिंपली रेसिप्रोकल आपने करना है उसका 4/3। अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू डायमंड 3/4 है और आपसे पूछ लिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आपको क्या करना है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल करना है, वैल्यू 4/3 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रही है आपको बातें, इस तरह से आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यू कैन से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो गई है। अब एक और टर्म आपको समझनी है और ये टर्म आपके पास है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता लग गया था क्या था। सपोज करो ये इस तरह से आपके पास कंडीशन है, ये आपके पास रे आई और इसे इस तरह से चले जाना चाहिए था, लेकिन ये यहां मुड़ गई, मीडियम 2 मीडियम 1, ठीक है। क्लियर हो ना आपको बात। चलो आई सिग्नल तो हम इंसिडेंट रे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये आई है, ये आर है। तो आपको पता है अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं 2/1, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, क्या बन जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर पॉइंट क्या है, अब यहां पर पॉइंट ये है कि अगर आपका मीडियम 1 वैक्यूम हो जाए, क्या हो जाए, वैक्यूम हो जाए और यू कैन से एयर हो जाए, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आपकी रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीडियम 1 आपके पास वैक्यूम हो जाए या फिर आपके पास हो जाए एयर, और मेन कंडीशन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट आपकी बन जाए 3 × 10⁸, उस केस में ये जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारी ये टर्म है, ये टर्म हमारी रिप्लेस हो जाएगी ये टर्म हमारी किससे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये टर्म हमारी रिप्लेस हो जाएगी। क्लियर हो रही है आपको बातें। और इस केस में हमें यहाँ पर ये दोनों पॉइंट लिखने की जरूरत है, जैसे यहाँ पर n के बाद हमने 2 और 1 लिखा है ना, तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ ये लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। 2 1 वहां पर लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, 2 और 1 आपको वहां पर लिखने की जरूरत पड़ेगी जहां पर आपके पास मीडियम अलग अलग है। लेकिन दोनों में से अगर कोई भी मीडियम अगर आपके पास, और यू कैन से जो फर्स्ट मीडियम आपके पास वैक्यूम आ जाए या फिर एयर आ जाए जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आपकी कितनी है 3 × 10⁸ है, उस केस में आपको 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास C/Vm। C/Vm, बस ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। एक पॉइंट आपने ये याद रखना है। क्लियर हो रही बात ये, एक पॉइंट आपने यहाँ पर ये याद रखना है, इसको आप नोट कर सकते हो। और जो डिफरेंस है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, उसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। आई होप कि आपने जो भी पॉइंट अपने माइंड में रखना होगा समझने के लिए वो आपने रख लिया होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने दो चीजें सीख ली, हमने सीखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमने सीखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें इस तरह से ये पॉइंट अपना समझना है। क्लियर है।
ओके, चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ले लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, C/V1। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 C/V1। सिमिलरली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 C/V2 हमारे पास ये बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको बताया गया है जब भी आप NM लिखते हो तो वहां पर CVM आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर और यू कैन से वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम का पॉइंट हम यहाँ पे नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ मीडियम का लिखते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 2/1, डिवाइड इक्वेशन 2/1, तो N2 डिवाइड बाय N1, तो क्या हो जाएगा C/V2 C/V1, N2 N1 is equal to C/V2 C/V1, C से C cancel, N2 divided by N1 comes out to be V1/V2, equation number 3, N2 divided by N1 comes out to be V1/V2। और ये जो V1/V2 था हमारे पास, ये हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में कैसे लिखा जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में, जब से हमने पहले लिखा था, या फिर हम इसे बाय डेफिनेशन या फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट भी लिख सकते हैं, वी नो V1/V2 इज इक्वल टू N2/N1, यही था ना, हमने पहले स्टडी किया था। इसे इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर करने पर हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर भी V1/V2 है, यहाँ पर भी V1/V2 है, तो क्या होगा, इनके जो अपोजिट साइड है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होगा, N21 इज इक्वल टू N2/N1। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हो सकते हैं। और जो हमने एक फॉर्मूला और किया था, देखो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, और एक फॉर्मूला हमारे पास था ये। तो टोटल हमारे पास 4 फॉर्मूले यहाँ पर अवेलेबल हैं। चारों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आपने इन चारों फॉर्मूलों को याद रखना है हमेशा हमेशा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं और उसके बाद ये लेक्चर हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 फॉर्मूलेज आपने नोट करने हैं, 1 2 3 4, इनके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे। ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए अगर किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट पर डाउट आता है तो वो क्या करेगा, वीडियो को दोबारा देख लेगा, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख लेना, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले, लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू वाटर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको समझ लेना। लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, और वाटर का यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एन वैल्यू ऑफ वाटर हमें दिया 1.33। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और यू कैन से वैक्यूम लिखा जाता है हमेशा c से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये वैल्यू आपको नहीं भी दी हुई है तब भी ये वैल्यू आपको हमेशा हमेशा आनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है,
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है, हमें निकालनी है वेलोसिटी इन वाटर। तो फॉर्मूला सबसे पहले वाला यूज होगा आपका NW इज इक्वल टू C बाय VW, वेयर NW इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, VW वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी या स्पीड जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हो कर सकते हो। हमें निकालना है VW, तो VW इज इक्वल टू C बाय NW, C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और हमारे पास NW की वैल्यू है 1.33। अब आपको इसको 1.33 को सॉल्व करना है, सीधा मैं यहाँ पे आपका आंसर दे देता हूँ। वैसे आप इसे कैसे कर सकते हो, 10⁸ को सेम रखना और 3 को 300 बना देना इस पॉइंट को हटा के, तो 300 डिवाइडेड बाय 133, तो आपको पता है इसका आंसर 3 से कम आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग, जैसे मैंने आंसर देख लिया है, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वाटर में कितनी हो जाती है 2.25, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या दिया हुआ है 1.33 आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखो तो कहां से देखो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई है 2.25 मीटर, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड की वैल्यू हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहां पर हम इस क्वेश्चन की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है एयर इज कॉल्ड रेयर मीडियम, और वाटर क्या है हमारे पास एक डेंसर मीडियम का एग्जांपल है। तो जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर है वो क्या आया है 3 इंटू 10⁸ मीटर से कम आया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर भी चेक हो गया। सपोज करो यहाँ पर हमारा आंसर सपोज करो 3.25 आ जाता, 3.25 सपोज करो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता, तो आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए था कि ये तो आंसर गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, और जब रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट को तो कम होना चाहिए, ये तो बढ़ गई, ये तो बढ़ गई। बढ़ गई होने का मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन में गलती हो गई है। क्लियर है बात है? तो इस तरह से यहाँ पर आप क्वेश्चन को टेस्ट भी कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दी हुई है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, ऑफ क्राउन ग्लास CG। CG का मतलब यहां पर क्या है, क्राउन ग्लास, ये भी एक ग्लास की एक कैटेगरी है, एक टाइप है। तो NCG, अगर इसको कंफ्यूजन होगी आपको तो यहाँ पे सिर्फ C लिख लो। NC वैल्यू आपको दी हुई है 1.52। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक है, इसका मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट है। एंड एल्कोहल Na, यहाँ पर Na एयर ना मान लो, इसलिए आप यहाँ पर ALC लिख लेना, एल्कोहल। एल्कोहल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.36, 1.36। आपको क्या कहना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। क्लियर होगी बात आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल आपको फाइंड आउट करना है, गिवन दैट जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, आपको वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है ना, अगर वेलोसिटी की वैल्यू दी होती तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज को यूज करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको लिखना आना बहुत जरूरी है, ये बात मेरी ध्यान से सुन लो। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से नहीं सुना तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। अब फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो। यहां पर देखो N21 लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, N21 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो जब आप वेलोसिटी की टर्म में लिखते हो तो 21 अपवर्ड जा रहा है, ये ध्यान रखना है, यानी कि ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 2, और यहां पर आपके पास क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड 2 1, यानी कि पहले आएगा 2 फिर आएगा 1। अब हमारे पास यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास यहाँ पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, यानी कि C पहले है, हमारे पास क्या है C पहले है, तो C की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी पहले आएगी, यानी कि 1.52 आपका ऊपर आएगा और
1.36 आपका नीचे आएगा, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं ये वाला। तो NC की वैल्यू कितनी है 1.52 और N अल्कोहल की वैल्यू क्या है 1.36। और जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 1.12 आएगा। इसका आंसर मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, तो आप लोग इसे पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर हो रही है आपको बात? यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन ये रहेगा कि वो 1.36 को ऊपर लिख देंगे और 1.52 को नीचे लिख देंगे, जिससे उनकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग चली जाएगी। क्या चली जाएगी? 0 पॉइंट समथिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मूलेस को कैसे अप्लाई करना है, वो इस फॉर्मूले से आपने समझना है, याद रखना है, क्योंकि इसको याद ही रखने का तरीका है। वैसे तो ये डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो आपने डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आप गलती कर सकते हो। तो आप इन फॉर्मूलेस को यूज करो। 2 1 इन टर्म ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड, इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाउनवर्ड, यानी कि पहले 2 फिर 1, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी पहले v1 फिर v2। इस तरह से आपको याद रखना सही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला, इस क्वेश्चन में 90% से भी ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। आना चाहिए 1.52 डिवाइड बाय 1.36 और बच्चे करते हैं 1.36 डिवाइड बाय 1.52, या फिर ये कंफ्यूजन उनका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ये वाले फॉर्मूले इस तरह से याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको मैं रब कर रहा हूं, हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि NGA। इसको सिंबल्स को याद रखना जरूरी है आपको। G स्टैंड्स फॉर ग्लिसरीन, नॉट फॉर ग्लास। ठीक है, इसीलिए आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, GLY। और यहां पर क्या है? A मींस एयर। ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें दिया हुआ है 1.47। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन टू अस 1.47। और हमसे पूछ क्या लिया? हमसे पूछ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, ये हमसे पूछ लिया। तो बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? N21 डिवाइडेड बाय N12। मींस अगर आपको 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दे रखा है और आपको 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है, तो क्या करना है? जस्ट उसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल करने का मतलब यहां पर क्या है? ध्यान से देखो, रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है? 1 से डिवाइड करना है। तो NGA की वैल्यू दे रखी है, NAG की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1 बाय NGLY एयर। तो 1 बाय 1.47, इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर 100 आएगा, आंसर 0 पॉइंट समथिंग में चलेगा, यानी कि 0.68। 0.68। तो ये आपके पास आपको इसका आंसर दे दिया गया। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत सिंपल होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो डाउट आपका रहेगा, उस वजह से आपके क्वेश्चन ये गलत हो सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहने वाले हैं। आपके कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपको 4 फॉर्मूलेज आपको दे दिए हैं, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। इसीलिए देखो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म है वो क्या आपके पास है? यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। टू सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है, इसीलिए यूनिट से यूनिट उसकी कैंसिल हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या आती है? यूनिटलेस क्वांटिटी। इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल सिमिलर टू मैग्निफिकेशन, बिल्कुल सिमिलर है किसके? मैग्निफिकेशन जो हमने पढ़ा था, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन जो टर्म हमने पढ़ी थी उसके बिल्कुल सिमिलर है। लीनियर मैग्निफिकेशन टर्म भी क्या थी? रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी थी, इसीलिए ये भी क्या थी आपके पास? यूनिटलेस क्वांटिटी थी। क्या थी आपके पास? यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर हो रही है आपको बातें? तो आपने इस तरह से बड़े ही ध्यान से जो हम आपको समझाते हैं उन्हें बार बार पढ़ें, बार बार देखें, बार बार लिख के देखें, तभी आपको वो टॉपिक क्लियर होने वाला है। क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना जो ये महामारी फैल रही है, ये जो
चल रही है प्रॉब्लम, इसकी वजह से आप सभी घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो घर पर बैठ के पढ़ते समय मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बच्चे हेडफोन लगाए और लेट के पढ़ रहे हैं, तो उससे आपकी जो आउटपुट है वो बिल्कुल जीरो रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आप उसको गानों की तरह, सॉन्ग्स की तरह आप उसको सुनते हो। सॉन्ग्स की तरह समझ में नहीं आएगा, आपको बैठना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा और साथ के साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे। चाहे आप मेरा पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी टीचर का पढ़ रहे हो, या किसी भी यूट्यूब पे दूसरे जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, किसी दूसरे स्कूल के या जो आज का ब्रांडेड कोचिंग सेंटर्स हैं उनके, तो आपको बैठ के पढ़ना होगा और उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी वो आपको समझ में आने वाला है। अदरवाइज ये सारा का सारा जो होगा वेस्ट हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ कि आपको आज कुछ समझ में आया, आप कुछ पढ़ेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।